हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करेंगे और जिसमें सितंबर 2016 के सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है 1 to 5 के लिए वो हम लोग हल करेंगे। 1 to 5 के लिए हल करेंगे और ये 2016 सितंबर का पेपर है। ठीक है, तो आज 30 क्वेश्चन होंगे। तो इस सीरीज का नाम चलेगा सुपर 30 और सुपर 30 के तहत हम लोग सभी 30 करके एग्जाम तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब ये आपके रिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण रखेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। देखिए, सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न और वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है लेव वाइगोत्स्की की। तो पहली बात कि इन्होंने कौन सी अपने सिद्धांत दिए थे, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। और यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि यह बच्चों के आकलन के लिए कौन सी विधि को वरीयता देंगे। ये बच्चों के आकलन के लिए कौन सी विधि का वरीयता देंगे, कौन सी विधि को वरीयता देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट, ये इसको वरीयता देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं उत्तम ढंग से प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से ही सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से ही बच्चे सही सीख सकते हैं। उनके समाज संरचना सिद्धांत के मतलब अच्छे ढंग से विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें और बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें और विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। देखिए, पहली बात मैंने आपको बताया था कुछ निगेटिव थिंकिंग, ये बताया था कि उस चीज़ को आपको देखते ही क्रॉस कर देना। देखिए, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम, एनसीएफ नहीं कहता है कि आप विद्यार्थियों के लिए कोई कठोर नियम बनाए। तो आपका डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। देखिए ये भी गलत है। ठीक है, अब बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। देखिए ये भी आप नहीं करेंगे कि जिनके नंबर कम है आप उनको अलग करेंगे और जिनके नंबर अच्छे हैं आप उनको एक तरफ करेंगे। ठीक है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व। देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है कि आप क्या करेंगे कि बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को क्या करेंगे, महत्व आप लोग देंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इसमें विद्यार्थियों और शिक्षक को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, या केवल एक बार वर्ष में एक बार अंत में हो और विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। देखिए इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, कि आकलन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। देखिए इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। देखिए आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि विद्यार्थियों में क्या हो, भय और तनाव उत्पन्न हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका निगेटिव है, इसे गलत होगा। ठीक है, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। देखिए ये भी नहीं है कि आप केवल एक ही बार करेंगे, मूल्यांकन आपका सतत मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, तो ये भी गलत है। और विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए आप कभी भी विद्यार्थियों के अंदर तुलना नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। आपके आकलन करने का उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी को भी और बच्चों टीचर को भी, दोनों लोगों को क्या फीडबैक मिले कि मेरा बच्चा कितना पढ़ने में आगे है या उसका स्तर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। देखिए, सत्तावादी, अधिनायकी, अनुमति परक और सुविधादाता। देखिए एनसीएफ 2005 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो शिक्षक की जो भूमिका होगी वह केवल सुविधादाता के रूप में होगी। क्या होगी? सुविधादाता के रूप में होगी।
बस शिक्षक क्या हुआ कि बच्चों के लिए एक सुविधा दाता होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही है। देखिए एनसीएफ से आपको हर साल हर पेपर में 1 नंबर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको एनसीएफ के टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। देखिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्व प्रभाव छोड़ती है का एकमात्र निर्धारक होती है। और देखिए क्वेश्चन ऑप्शन का है के साथ संबंधित नहीं माने जाने चाहिए और पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते। देखिए यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही होगा। देखिए अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थी के अधिगम, देखिए विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या होती है, यह महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता न हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। देखिए एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, देखिए एक काल्पनिक लक्ष्य, ये गलत है। जिनमें अक्षमता न, उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है। विद्यालयों को भार बढ़ा देगा, ये भी गलत है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ठीक है। क्या करता है, यह शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए सुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग महसूस कर सकते हैं। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। क्वेश्चन हम लोग एक बार और पढ़ेंगे कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, देखिए सामाजिक की बात हो रही है, आर्थिक की बात हो रही है और सांस्कृतिक की बात हो रही है, पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है। पहली बात, यह कथन सही है। तो हम लोगों को इसमें देखना है कि कौन सा वाला कथन सही है। देखिए पहला में गलत है, इसको हम लोग निगेटिव कर देंगे, और लास्ट वाले में गलत है, निगेटिव कर देंगे। अब हम लोगों के पास 2 ऑप्शन बचे, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। देखिए ये आप लोग सीखिए कि हम लोग कैसे एग्जाम पेपर में अपने टाइम को बचा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन पे हम लोगों को उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले ही हम लोग क्वेश्चन पढ़े, वहाँ से हमको समझ में आ गया कि वो बात सही है। तो अपने ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से जो गलत बात है उसको हम लोग निगेटिव कर दिए, उसको हटा दिए। अब 2 ऑप्शन बचा, अब 2 ऑप्शन में से जो ऑप्शन होगा उसको हम लोग सही कर देंगे। देखिए सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ठीक है। और दूसरा आगे सही है, क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। देखिए तीसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि सही तो है लेकिन क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, एक गलत बात है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ठीक है। अगर समूह में रहेंगे तो क्या करेंगे, अपने साथियों के साथ बहुत से कौशलों का विकास उनमें होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सुनने में असमर्थ बच्चा, देखिए एक बच्चा है वो जो सुनने में असमर्थ है। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, और नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। देखिए सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी वो जो लड़का है, जो बच्चा है, जो वो क्या है, सुनने में असमर्थ है, वो सुन नहीं पा रहा है। तो क्या करेंगे आप, श्रवण असमर्था वाले बच्चों की विद्यालय में भेज देंगे। देखिए ये बात गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सबको लेकर एक साथ शिक्षा, ठीक है। देखिए टैगोर केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान में व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ये भी बात आपको गलत है, क्योंकि यहाँ पे केवल बात हो रही है। आप लोग टैगोर को पकड़िए, ठीक है। और नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराएं। देखिए सी ऑप्शन सही है, लेकिन हम लोग डी को भी देखेंगे। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ये बात गलत है कि
नियमित विद्यालय में अपने जो सहपाठी हैं, जो अपने उसके दोस्त हैं या जो उसकी जो भी कक्षा का जो पर्यावरण है उसमें वह प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाएगा। ये बात बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। देखिए वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। देखिए ये बात तो गलत है कि प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो आक्रामक होता है और कुंठित होता है, ये बिल्कुल बात गलत है। देखिए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह क्रम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए बी ऑप्शन सही है, लेकिन हम लोग और ऑप्शन को देखेंगे, वह बहुत ही तुक मिजाज होता है, ये भी गलत है। और वह रस्मी व्यवहार करता है और हाथ हथौड़ा, ये भी आपको गलत है। देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होगी तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। अगर जो कक्षा का जो नियंत्रण वह रुचिपूर्ण नहीं होगा, बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं क्या होते हैं, वह कम प्रेरित होते हैं, उनके कम अनुभव प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं कि वो जल्दी से कक्षा में उब जाते हैं। तो इन लोगों के लिए जो कक्षा होनी चाहिए वो रचनात्मक कक्षा होनी चाहिए, रुचिपूर्ण कक्षा होनी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो आई होप कि आप लोगों के प्रतिभावान बालकों के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। देखिए एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। देखिए एक शिक्षिका है, प्राथमिक कक्षा में अपने प्रभावी अधिगम को किस प्रकार से बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता और प्रोत्साहन देकर और विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। देखिए अधिगम छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। देखिए आप ये नहीं करेंगे कि विद्यार्थियों के अंदर किसी भी छोटी छोटी बातें के लिए आप बार बार उसको पुरस्कार देंगे, ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये एनसीएफ नहीं कहता है कि बच्चे को आप बार बार पुरस्कार दो। ठीक, ड्रिल और अभ्यास कार्य के द्वारा, ये भी गलत है। ठीक है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देंगे। देखिए कभी आप विद्यालय में प्रतियोगिता को महत्व नहीं देंगे, प्रतियोगिता को महत्व नहीं देंगे। ठीक है, कि इस बच्चे ने फर्स्ट स्थान पाया और इसने सेकंड, इसने थर्ड। ठीक है, और विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि आप विषय वस्तु क्या करेंगे, विद्यार्थियों के जीवन से जब उसको जोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि उनके जीवन से संबंधित, वो अपने जीवन से संबंधित जब वातावरण में पाएंगे ना, तो क्या होगा, उनका जो विकास होगा, जो अधिगम होगा ना, वो बहुत अधिक बढ़ेगा, वह प्रभावी अधिगम हो जाएगा। क्योंकि जो उनके जीवन से संबंधित, हम उनके जीवन से संबंधित, उनके खेल से संबंधित उदाहरण देंगे और उसमें क्या होगा कि जो वातावरण अच्छा हो जाएगा, अधिगम वहाँ पे प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पूछा गया है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चे समस्या समाधान करता है। ठीक है, बच्चे क्या है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। अब पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए क्या है कि बच्चे जो है ना जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। यहाँ पे देखिए पूछा गया, कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो समस्या के क्या होते हैं, जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हो, तो ये बात गलत है। ठीक है, बच्चे समस्या समाधान करता होते, सही बात है। ये बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते, ये भी सही है। और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक, ये भी सही है। देखिए पहला ऑप्शन आपका गलत है, बल्कि बी सी डी सही है। तो आप लोगों को ऑप्शन में देखना है कि बी सी डी कहाँ है। तो देखिए आपके बी ऑप्शन में बी सी डी है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। क्योंकि बच्चे समस्या समाधान करता भी होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। कहा जा रहा है कि जो विद्यार्थी हैं उनको संप्रत्यात्मक विकास के प्रोत्साहन के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। ठीक है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझाया जाना चाहिए। ठीक है, याद रख करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना चाहिए और विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है,
कह रहा है कि पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के किए बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। देखिए ये गलत बात है। क्या है कि जो भी आप संप्रत्यात्मक विकास करेंगे, ये देखिए एक नॉर्मल सी बात है कि जब भी बच्चे को अगर कोई नई चीज़ आप पढ़ाएंगे तो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना देखिए पुराने प्रत्ययों यानी पुराने अनुभवों को जोड़े बिना आप नए का ज्ञान देंगे तो ये बच्चा समझ नहीं पाएगा, प्रभावित नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आंसर अभी कहा गया है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। देखिए याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखिए बच्चों को आप कोई चीज़ रटवाएंगे नहीं, रोट लर्निंग नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप? रोट लर्निंग नहीं करेंगे। देखिए विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप विद्यार्थी के अंदर तर्क शक्ति का विकास करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तर्क शक्ति का विकास करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो तब तक देखिए दंड का उपयोग आप नहीं करेंगे। ये ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें उदाहरण देने की बात हो रही है, तर्क शक्ति के उपयोग करने की बात हो रही है और बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 टैग वर्ड है, तर्क शक्ति, उदाहरण और प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, और जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। पूछ रहा है कि बच्चे जो प्राथमिक स्तर पर होते हैं किस वातावरण में सबसे अधिक ढंग से, अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। देखिए जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे देखिए संवेगात्मक यानी कल्पना शक्ति की, चिंतन शक्ति की, ठीक है, या संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ संज्ञानात्मक विकास की बात होगी तो यहाँ जो इसका जो स्तर होगा सबसे उच्च लेवल का स्तर होगा। ठीक है, उच्च लेवल का स्तर होगा और उसको महत्वपूर्ण भी, उसके अनुभव को महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बकिया तीनों ऑप्शन आपके क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में आप क्या पता चलता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया कि जो एक बच्चा है, देखिए एक बच्चा है, वो खिड़की से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी है, एक पक्षी। इस बच्चे के विचार में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, और ऑप्शन आपके हैं कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास किया। देखिए इसमें से कह रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इसमें आपका कौन सा सही है? देखिए बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। ठीक है, क्या किया है कि कुछ भाषा का विकास कर लिया। देखिए ये ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। देखिए बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है, ये बात तो गलत है कि बच्चे की स्मृति जो है पहले से भंडारित। बच्चे ने पक्षी का प्रत्यय हाँ देखिए बच्चे के प्रति क्या है कि पक्षी का जो प्रत्यय उसके अंदर पहले से विकसित हो चुका है कि वह पक्षी है। क्या है कि वह पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में आप क्या पता लगाएंगे? देखिए बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही है। तो इसका आपका बी और सी सही होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी और सी। ठीक है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकसित कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। देखिए एक शिक्षिका के तौर पर
शिक्षिका क्या कर रही है, विद्यार्थियों से कह रही है कि भीतरी प्रेरणा को जागृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो कैसे कर रही है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ठीक है, वो मोटिवेट कर रही है, वो कह रही है कि चलो इसे उसके करने से पहले ही समाप्त कर लो। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, तुम उसके जैसा नहीं कर सकते। ये देखिए निगेटिव बात है कि कोई शिक्षक कोई विद्यार्थी अदर विद्यार्थी के अनुसार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें टॉपिक देखिए यहाँ पे आप कोई पुरस्कार नहीं देंगे। इसे करने की कोशिश तुम करो, तुम सीख जाओगे। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ठीक है, ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये ऑप्शन क्या है कि ए वाले ऑप्शन से थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर दो, यहाँ अत्यधिक मोटिवेट किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए, कोई शिक्षिका है विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कौन से या कैसे वह प्रोत्साहित कर सकती है। उनमें चिंता और डर पैदा करके। देखिए, आप विद्यार्थी के अंदर न चिंता पैदा करेंगे न डर पैदा करेंगे, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। प्रतियोगितात्मक परीक्षण, देखिए मैंने आपको कहा ना कि इसमें प्रतिद्वंद्वात्मक या प्रतियोगिता का आयोजन नहीं करेंगे, तो बी ऑप्शन भी गलत है। देखिए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने के लिए उन्हें मदद करें। देखिए, सी ऑप्शन सही है। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, देखिए आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, कोई प्रतियोगिता में इनाम नहीं देंगे। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया कि बच्चे के अंदर आप बार बार किसी चीज़ के प्रोत्साहन के लिए क्या करेंगे, पुरस्कार का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गलत है। आपका सी ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्या करेंगे कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करेंगे आप। ठीक है, एक शिक्षिका के तौर पर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। देखिए, कोई प्रारंभिक कक्षा है और उसमें प्रभावशाली शिक्षक के रूप में क्या उद्देश्य होगा कि विद्यार्थियों को उत्प्रेरित किया जाए। ठीक है, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। ठीक है, और रटकर याद करना तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ नहीं करेंगे। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करिए, जिसमें देखिए आप उसको सजा भी नहीं देंगे। ऐसे काम करने जिसमें परीक्षा के अंत में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए भी आप नहीं करें। देखिए, ये टैग वर्ड आप लोग नोट करिए, मैंने आपको बताया है टैग वर्ड, मैंने इसीलिए मैं आपको टैग वर्ड के माध्यम से कराता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम में टाइम बचे। क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम बचेंगे, बस आप देखते ही उस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे कि इसका सही आंसर कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही है। क्यों सही है, क्योंकि आप उसको जिज्ञासु बना रहे हैं। देखिए, जो जिज्ञासु ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, ये निगेटिव टैग वर्ड नहीं, ये पॉजिटिव है कि आप उसको जिज्ञासु बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए, रटकर, दंडात्मक और अच्छे अंक प्राप्त करना, ये सब तीनों क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर रटकर निगेटिव, दंडात्मक नेगेटिव और अच्छे अंक प्राप्त करना ये क्या है, निगेटिव। जिज्ञासु बना रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव है। तो बस आपको बस कुछ टैग वर्ड, कुछ वर्ड्स देखने हैं, उनके देखने के हिसाब से ही आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा उदाहरण है जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ठीक है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और प्रतियोगितात्मक कक्षा। देखिए, क्या करेंगे कि आप निरंतर तुलनात्मक, देखिए मैंने आपको कहा ना कि तुलनात्मक मूल्यांकन आप नहीं करेंगे। ठीक है, शारीरिक दंड ये भी नहीं करेंगे, गलत है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, सही बात है। यहाँ पे स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि व्यक्ति सापेक्ष, जो जैसा किया रहेगा उसको उसी के हिसाब से आप अधिगम करेंगे और उसको अंक देंगे। ठीक है, प्रतियोगितात्मक कक्षा का प्रयोग भी आप नहीं करेंगे, ये भी निगेटिव है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, व्यक्ति के अनुसार आप उसे अधिगम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बनता है। ठीक है, 1 नंबर का यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। देखिए, जब सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत, देखिए सिर की बात हो रही है, पहले सिर है
पदाभिमुख यानी पैर की ओर, सिर से पैर, देखिए यहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा। सिर पदाभिमुख यानी सिर, अब पदाभिमुख यानी पैर की ओर, तो सिर से पैर की ओर। बस आप इसमें ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन सही है, सिर से पैर की ओर। बस आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, भाषा के विकास के लिए कौन सा समय सबसे महत्वपूर्ण है। जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था और प्रारंभिक बचपन का समय। तो देखिए, जो होता है, जो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो समय होता है ना, वह प्रारंभिक बचपन का समय होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें इसमें क्या होता है, प्रारंभिक में बच्चे के भाषा विकास के लिए सबसे अधिक मतलब उनको सीखने में समय होता है। ठीक है, संवेदनशील समय यही होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण, ठीक है, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। देखिए, यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा कि देखिए, जो बच्चा ना वो सीखता है, आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कोई किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वृद्धि और विकास ये गलत है, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण ये भी गलत है, अनुशासन और पौष्टिकता ये भी आपके तीनों ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे के विकास पे क्या होता है, पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो प्रभाव है बराबर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं। परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। देखिए, सामाजिकरण की बात हो रही है और उसके गौरवाहक, देखिए कौन से हो सकते हैं गौरवाहक। विद्यार्थी के सामाजिकरण के सबसे गौरवाहक कौन हो सकते हैं, तो विद्यालय हो सकता है और पास पड़ोस हो सकता है। ठीक है, विद्यालय और पास पड़ोस, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो परिवार और पास पड़ोस करेंगे ये गलत है। क्यों क्यों गलत है, क्योंकि इसमें परिवार का कोई बात नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। देखिए, आपके सीटेट एग्जाम में ना आप कंफ्यूजन कब होते हैं, जब वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ठीक है, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे का दोनों का इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की बात होगी तो आप जीन पियाजे की तरफ जाएंगे, लेकिन जब वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जब वर्णन होगा उसमें प्रभाव पड़ेगा, तब आप कंफ्यूजन हो जाएगा, या पियाजे के अनुसार वाइगोत्स्की के थ्योरी में समावेशन होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप क्या कहते हैं, वहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है आपके अंदर कि कौन इसका सही होगा कौन इसका नहीं सही होगा। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण के संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप यानी इसकी माज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। देखिए, जब लेव वाइगोत्स्की की बात होगी ना तो आपके मन में थोड़ा सा ये जरूर याद हो जाए कि लेव वाइगोत्स्की ने, जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने कौन सा अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। इनके रिलेटेड, इनके मतलब इनको उनके साथ जोड़कर अगर आप आंसर ढूंढेंगे ना तो जल्दी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। देखिए, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़का अनुकूलन और कानून व्यवस्था अनुकूलन। देखिए, किसी बच्चे का विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तर्क के सोपानों के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे और कहेंगे कि वह अच्छा लड़का है या अच्छा लड़की का अनुकूलन करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका आंसर आपको आपके प्रश्न से ही मिल गया। अगर आप देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते समय आपको दो चीज़ों का ध्यान करना है। कि पहली बात कि आपको क्वेश्चन पढ़ते समय आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन पढ़ते समय आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। ऐसा अब आप इस थ्योरी से पढ़े जब तक
आप एक बार पढ़ें या 2 बार पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन पहले आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन का समझ गए कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, तो आप आंसर आप ऐसे ही 80% दे चुके होंगे। अगर आपने ये सीख लिया कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अगर ये समझ में आएगा तो आप 80% आंसर आप वहीं पे दे दिए हैं। ठीक है, 80% आंसर आपका वहीं पे मिल चुका है, केवल अगर आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर इस चीज़ को आपने एनालाइज कर लिया तो समझ लीजिए कि आप आंसर निकाल लिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो मैंने आपको जो टैग वर्ड बताए इनका आप प्रयोग करिए, ये बहुत आपके हेल्प करेंगे। समझ लीजिए कि टैग वर्ड का बहुत से क्वेश्चन है कि बस आप उसको देखेंगे और उसको सही आंसर कर देंगे, वो 100% सही होगा। ये जब तक अब से लेकर जब जब से सीटेट एग्जाम हुए तब से अब से लेकर एनालिसिस किया गया है, तब ये टैग वर्ड बनाया गया है। ठीक है, उसके हिसाब से बनाया कि ऐसे इस टैग वर्ड का प्रयोग करके आप आंसर सही करेंगे और वो बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप दो बातों का जरूर ध्यान दीजिए। पहला कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, और दूसरी बात टैग वर्ड का प्रयोग करके आप आसानी से टाइम भी बचा सकते हैं और सही से आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास और शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बंध। देखिए क्या आवश्यक है। ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए इसमें से क्या आवश्यक है। देखिए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। देखिए, जब भी सक्रियता की बात आई ना, तो ये आपका समझ जाते संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है? ये उच्च स्तर का विकास है। तो विद्यार्थियों के अंदर आप तो उच्च स्तर का विकास ही करेंगे, निम्न स्तर का विकास करना नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है, वस्तु के व्यवहार का अवलोकन करेंगे, ये गलत है। ईश्वरीय न्याय, ये देखिए ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या है हमारे पास? ये है फर्स्ट ऑप्शन है कि हम उसके उच्च स्तर का, जब संज्ञानात्मक की बात हो रही है तो संज्ञानात्मक उच्च स्तर का विकास है, तो हम बच्चों के अंदर तो उच्च स्तर का विकास करेंगे। जाहिर सी बात है, निम्न स्तर का विकास तो हम बच्चे के अंदर नहीं करेंगे। तो ये सब निम्न स्तर के विकास है, हमको बच्चे का उच्च स्तर का विकास करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए सीटेट क्या कहता है? सीटेट कहता है कि हमको दिए गए आंसर, सभी आंसर सही है, लेकिन हमको आप बेस्ट आंसर दीजिए। सीटेट ये कहता है कि हमको आंसर नहीं चाहिए, हमको बेस्ट आंसर चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, और समावेशन और समायोजन के रूप में। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जो स्कीमा निर्माण की बात हो रही है, स्कीमा निर्माण की बात हो रही है ना, योजनाओं के अनुरूप बनाने तो नवीन जानकारी, देखिए नवीन जानकारी, संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं को में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखिए, जब नई स्कीमा और पुरानी स्कीमा दोनों का जो जानकारी का जो समावेशन होता है ना, तो इसके जो परिणाम में क्या घटित होता है, इस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो आंसर बड़ा है या छोटा है उससे मतलब आपको नहीं है। आंसर जो सॉरी क्वेश्चन जो बड़ा है या छोटा है इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि आधा पैरा अगर आपका आपका क्वेश्चन होगा और कह रहा होगा छोटी सी बात। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन देकर मत घबराइए, कितना बड़ा क्वेश्चन है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहा है। आप उसको ध्यान से पढ़िए, आपको कहीं पता चलेगा कि कहीं 2 वर्ड्स में, केवल 2 वर्ड्स में आपको आंसर, आपको ये पता चल जाएगा कि हमसे ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। देखिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है कि समायोजन और समावेशन के रूप में। क्या करा कि जब हम पुरानी स्कीमा को और नई स्कीमा के साथ संशोधन करेंगे, उसको एक साथ जोड़ेंगे, तो उसके परिणाम में क्या घटित होगा? तो हमारा समावेशन और समायोजन दोनों घटित होगा। क्या होगा? समावेशन और समावेशन और समायोजन दोनों होगा, क्योंकि हम नई स्कीमा को समावेश करेंगे और पुरानी स्कीमाओं के साथ समावेशन करेंगे। ठीक है, समायोजन करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका समावेशन और समायोजन दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण की उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज और प्रोत्साहन देता है, नियामक समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन सही होगा? कह रहा है कि खोज और प्रोत्साहन देना। देखिए यहाँ पे अगर मैंने आपको
किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉट्स और हॉट्स के बारे में। देखिए जो लॉट्स होता है वो निम्न स्तर का विकास होता है, और जो हॉट्स होता है ये उच्च स्तर का विकास होता है। ठीक है, ये उच्च हॉट्स में क्या होते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन होता है, और आपके लॉट्स में क्या होते हैं, ज्ञान बोध और अनुप्रयोग होता है। तो जब पहले आप दो चीज, किसी भी क्वेश्चन में दो चीज का देख लीजिए कि हमसे क्या पूछ रहा है। लॉट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉट्स के बारे में। लॉट्स के बारे में पूछेगा यानी ज्ञान बोध अनुप्रयोग उसमें शामिल होगा, और हॉट्स के बारे में पूछेगा तो उसमें क्या होगा, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन शामिल होगा। ये चीज मैंने किसी वीडियो में बहुत डीपली बताया है, आप प्ले स्टोर में देखिएगा, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसके लिए एक 2-3-4 मिनट का मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी इस टाइम तो एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या करें, खोज और प्रोत्साहन। देखिए आपको खोजना है, खोज आप खोज करेंगे, जब बच्चा खोज करेगा तो उसका कौन सा विकास होगा, काल्पनिक विकास, चिंतन विकास। ठीक है, और काल्पनिक चिंतन विकास संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है, और संज्ञानात्मक जो विकास है यह उच्च स्तर का विकास है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये उच्च स्तर का विकास है या निम्न स्तर की खोज है। ठीक है, जब उच्च स्तर का है तो इसमें हॉट्स लगेगा, तो जो हॉट्स क्या कहता है, ये उच्च स्तर का विकास है। और हॉट्स क्या करते हैं, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन आते हैं। तो खोज क्या है, यह संश्लेषण विश्लेषण है, या क्या है, यह विश्लेषण करेगा, खोज करेगा, वाद विवाद या किसी चीज को खोजना, विश्लेषण करेगा। ठीक है, तो आप बच्चे को क्या करेंगे, अधिगम को सुगम कैसे बनाएंगे, जब उसके अंदर एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, एनालिसिस कर पाएंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। खोज को प्रोत्साहन देना, ये क्या है, ये सही है। आप बच्चे के उच्च स्तर विकास कर रहे हैं ना, तो जब बच्चे का उच्च स्तर विकास कर रहे हैं तो आप समावेशन को हतोत्साहित भी नहीं करेंगे, आवृत्ति को बढ़ाना भी नहीं है, और नियामक भी नहीं है। आप क्या करेंगे, खोज को प्रोत्साहन देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जाता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, और क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। देखिए आपका 28 क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय वस्तु 8 तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। ये गलत बात है, बच्चे का दिमाग है क्या है, आप उसको 8 तरीके से बताएंगे। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि, देखिए निगेटिव वर्ड आ गया है ना, केवल आप इसको देखिए तुरंत कट करिए। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण कर। देखिए यहाँ पे सही है, क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ये भी डी ऑप्शन आपका गलत है। देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, एक सिस्टमेटिक ढंग से वह शिक्षण कार्य को पूर्ण करे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए निम्न, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। ठीक है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ठीक है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या समायोजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा, और लेव वाइगोत्स्की इसकी खोजबीन करेगा मानेगा, और जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना, आपका बी आंसर सही होगा। अब मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे सही होगा। देखिए जब किसी प्रश्न में आपको ये मिले कि बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है, अपने आप से बातें कर रहा है ना, वो टी शर्ट क्या करे, लड़की टी शर्ट को देख रही है और अपने आप से बात करती है। तो देखिए जब अपने आप से बात करेगी तो पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या अंतर है। अगर जब कोई छात्र या छात्राएं, जो भी बच्चा है, जब अपने आप से बात करता है ना, तो जीन पियाजे ने इसको अपनी भाषा में अहम केंद्रित कहा। क्या कहा, अहम केंद्रित। लेकिन जो वाइगोत्स्की है ना, उन्होंने इसको क्या कहा, वो व्यक्तिगत वार्ता कहा। वो वाइगोत्स्की ने उसको व्यक्तिगत वार्ता कहा, और जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वार्ता कहा। तो वाइगोत्स्की और आपके पियाजे में यही अंतर है। क्या है, वाइगोत्स्की और पियाजे में यही अंतर है कि पियाजे ने उस के द्वारा, बच्चे के द्वारा स्वयं से बात करने की चीज को अहम केंद्रित कहा माना है, और वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता माना है। तो दोनों में बस यही अंतर है। ठीक है, बस यही अंतर। तो
बी ऑप्शन में स्पष्ट कहा गया है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इनकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा, व्यक्तिगत भाषा या निजी भाषा भाषा एक ही बात है, अपनी क्रिया को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि वाइगोत्स्की और पियाजे में क्या अंतर है जब कोई बच्चा स्वयं से वार्ता करता है, स्वयं से बात करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना और सहज गुण और सामाजिक संरचना। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण और सामाजिक संरचना, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन है। बहुत से लोगों का इसमें आएगा कि ये शारीरिक, ये क्या है, ये आपका जैविक सत्ता है, और कुछ लोगों का शारीरिक संरचना आएगी। ठीक है, जैविक और शारीरिक, कुछ लोगों का तो जैविक भी आता है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। क्या है, जो लिंग है वह सामाजिक संरचना है। क्या है, सामाजिक संरचना है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और सीबीएसई में यही आंसर दिया है, जो सीबीएसई सीटेट है यही आंसर दिया है। अगर इसमें आप लोगों का जो अगर कोई मतभेद होगा तो उसको आप लोग हटा दीजिएगा, क्योंकि जो लिंग है ये एक सामाजिक संरचना है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन, जो कि सितंबर 2016 के सीटेट के पेपर 1 to 5 का पेपर ये है। और ये आपके 30 क्वेश्चन मैंने अच्छे ढंग से इसको विश्लेषण तो किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और टाइम के हिसाब से मैंने ये विश्लेषण किया है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बस, जय हिंद, जय भारत।